Assalamualaikum, myself Ashik Hussain Khoso. We are going to learn paragraph today. आज हम paragraph learn करेंगे जी. Paragraph. Paragraph has four steps. Topical sentence, step number 1. Then the explanation part, step number 2. Then there is justification part, and then there is ending. तो हम start आज लेंगे topical sentence से. टॉपिक सेंटेंस ऑफन हम स्टार्ट में लिखते हैं पहला जुमला इट कैरीज और टॉपिक सेंटेंस. अब टॉपिक सेंटेंस इज रिटन इन वन सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस के अंदर एक तो वन आइडिया होता है. देयर शुड बी वन आइडिया. देयर शुड नॉट बी ड्यूअलिटी ऑफ थॉट्स. दो आइडियाज आप नहीं दे सकते. अगर काज है तो यू कैन डील विथ वन काज, यू कैन नॉट डील विथ टू काजेस. इफ इट इज अबाउट मैरिट्स तो यू कैन डील विथ मैरिट एट वन टाइम एंड अनदर मैरिट इन अनदर पैराग्राफ आप लिखते हैं. लेकिन इसके अंदर जो अंडरस्टैंड करने की बात है वो ये है कि पैराग्राफ रिक्वायर्स एन आइडिया. नाउ व्हाट इज एन आइडिया? आइडिया का पता चलता है जब हम ऐसे की लैंग्वेज यूज करते हैं कि आइडिया इज सपोज टू बी आर्ग्यूएबल. लिटरेचर डिफाइन करता है कि पैराग्राफ का जो वन आइडिया है दैट शुड बी एन आर्ग्यूबल आइडिया. नाउ आर्ग्यूबल आइडिया क्या है? ये क्लेम की तरह होता है. क्लेम जो कि आपको थोड़ा सेंस और मीनिंग पता भी है. क्लेम इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रूव. इट इज बिटवीन मे बी एंड मे नॉट बी. फैक्टर के अंदर होता है. ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, मे बी एंड मे नॉट बी. ये क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर बताता हूँ कि आपका आर्ग्यूबल आइडिया कोई कॉन्क्रीट रियलिटी नहीं हो सकता. जैसे इफ यू राइट on any concrete reality is not an idea. Concrete reality में names आ जाते हैं जैसे my cost is Khoso, या numbers आ जाते हैं 7 8. जैसे पाकिस्तान has 4 provinces तो 4 is a number. it's a reality. it's not between maybe and may not भी आप अप्लाई नहीं कर सकते कि maybe 4 maybe 5. देखो अप्लाई नहीं हो पा रहा. या इसके अंदर जी कोई लोकेशन भी नहीं हो सकती कि इफ यू से कि कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन इट. यू कैन नॉट बिकॉज इट्स अबाउट अ बर्थ एंड इट्स अबाउट अ बर्थ प्लेस. ये प्लेस, ये डेट, ये नंबर, ये नाम, ये लिहाजा आर्ग्यूएबल नहीं होते. बात वो करो जिस पे कोई डिस्कशन बने. यहाँ आर्ग्यूएबल का मतलब है कि समथिंग दैट रिक्वायर्स डिस्कशन. मिस हम जैसे बात कहें तो आगे सुनने वाला या चेकर कहे कि वेदर इट इज़ और इट इज़ नॉट. इफ़ आई से आई एम खोसो तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते कि वेदर यू आर खोसो और वेदर यू आर नॉट खोसो. अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ मार्कर, यू कैन नॉट से कि वेदर यू हैव और यू हैव नॉट. तो ये मे बी एंड मे नॉट बी को मैंने थोड़ा हेल्प तौर पे लिया है ताकि आपको पता चले. नाउ फॉर एग्जांपल आपके पैराग्राफ के अंदर जो मेनली प्रीडोमिनेट जो करते हुए आइडियाज़ होते हैं वो होते हैं या तो कॉज, इफेक्ट या रेमेडीज या मेरिट या डीमेरिट. तो आप जब काज कोई बताते हैं तो फिर वहाँ आप थोड़ी देर अगर सोचें कि आया ये काज है भी कि नहीं है या दिस इज सो और दिस मे नॉट बी सो तो अप्लाई हो जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वालिटी ओरिएंटेड कुछ चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ टॉपिक सेंटेंस में. सपोज आई एम राइटिंग a paragraph on a good teacher. तो मैं अगर कह दूं कि भाई my teacher is hard working and then full stop. If I go this way तो आप लोगों के पास एक चॉइस है ना, मे और मे नॉट भी को अप्लाई कर सकते हैं कि जी यार कैसे पता चले. ये तो क्लेम है कि हार्ड वर्किंग है. ही मे नॉट बी हार्ड वर्किंग, ही मे बी लेजी. यू कैन टेक इट्स अनदर साइड आल्सो. तो जब अनदर साइड भी निकल आए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ एन आर्ग्यूबल थिंग दैट आई कैन डिस्कस इन द पैराग्राफ. तो माई टीचर इज़ हार्ड वर्किंग. आप मे बी और मे नॉट बी को अगर अप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मे बी हार्ड वर्किंग, मे नॉट बी हार्ड वर्किंग. व्हाई शुड आई बिलीव? अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मुझे आगे बताना पड़ेगा इफ़ इज़ हार्ड वर्किंग, क्योंकि ये कोई नाम तो है नहीं, कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि स्टेट है और मुझे इस स्टेट को एक्सप्लेन और जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ तक हम थोड़े क्लियर हो गए कि पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है इट हैज़ टू कैरी एन आर्ग्यूबल आइडिया. इट हैज़ टू बी वन बट इट हैज़ टू बी आर्ग्यूबल. It must invite discussion and it must invite justification. It should not be end in itself. It must give a sense of uncertainty, may be or may not be. If I say lack of dam is the cause of water crisis in Pakistan, भले हो भी लेकिन हम इसको क्लेम तौर पे लेते हैं. हम कहते हैं यार lack of dam is the cause of water crisis. Maybe it is not the case.
हो सकता है कोई और रीज़न है वाटर क्राइसिस की, कोई जैसे कई मल्टीपल रीजंस हैं भी, लेकिन अब मुझे कहना कि नहीं जी ये है। अब इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए आई विल डिस्कस इट, आई विल जस्टिफाई इट। तो दिस इज पार्ट नंबर 1, टॉपिक सेंटेंस। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर टॉपिक सेंटेंस, आपका जो दूसरा स्टेप है दैट वी कॉल explanation of the topic sentence. The moment you are done with the topic sentence, आप फिर उस टॉपिक सेंटेंस को अस्यूम करते हैं कि चेकर को नहीं पता, तो आप उसका पूरा सेंस, उसका पूरा मतलब बताते हैं। आई विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड आल्सो। तो आपका स्टेप नंबर जो 2 है दैट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, अब जो एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन आपकी होनी चाहिए कॉन्टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। कॉन्टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन मींस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए आपने डिफाइन करना है। महज डिक्शनरी मीनिंग नहीं देनी, बल्कि कॉन्टेक्स्ट देना है आपने। अगर जुमला है कि फर्ज करें कि माय अहमद इज अ बोल्ड डॉक्टर, तो बोल्ड डॉक्टर को आप, डॉक्टर इज द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज हेल्थ, हेल्थ को मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है। एंड द क्लेम इज बोल्ड कि मिस्टर अहमद इज अ बोल्ड डॉक्टर। Now you will not just talk about boldness, you will talk about bold doctor. बोल्ड डॉक्टर की एक अपनी मीनिंग निकलती है, एक अपना सेंस निकलता है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मैं डॉक्टर की जगह मिटा के लिखता हूँ कि मिस्टर अहमद इज अ बोल्ड जनरल, बोल्ड सोल्जर। अब बोल्ड सोल्जर का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। बोल्ड डॉक्टर विल do much with the medical field, with the courage, with the confidence, and bold soldier has to do much with war and fight and enemy and annexations। तो वो उसका पूरा डिस्कशन जो एक डिस्कोर्स है वो बड़ा तब्दील हो जाता है। तो एक तो आपने जो टॉपिक सेंटेंस को सेकंड पार्ट में जाके जब एक्सप्लेन करते हैं 6, 7, 8 लाइंस के अंदर, टू स्टार्ट विथ, वैसे तो 3, 4 लाइंस आर इनफ, लेकिन 6, 7, 4, 7 लाइंस आई अलाउ बिकॉज यू आर द बिगिनर्स, यू आर लर्निंग, तो यू कम आउट ऑफ दिस लेंथ एंड साइज। आपका मेन काम है कि आपने एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करना है फिलहाल टू स्टार्ट विथ, ताकि सीखें आप लोग। तो लिहाजा आपने कॉन्टेक्सचुअल सेंस देना है, आपने उस वर्ड को आइसोलेशन में एक्सप्लेन नहीं करना। यू विल नॉट एक्सप्लेन द वर्ड डेम इन आइसोलेशन, यू विल एक्सप्लेन द वर्ड डेम in connection with water and water crisis. Similarly, bold doctor, bold teacher, bold soldier, bold leader. The moment you change the character, you change the caption, you change the matter, तो उस वर्ड का सेंस भी तब्दील हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए, तो बेहतर है कि मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि वर्ड किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। थोड़ा हमने एक वर्ड लिया है बोल्ड सोल्जर। नाउ आवर जॉब इज टू एक्सप्लेन, as I say कि in the second part we are going to explain the topic sentence। explain करने के you have got 3 tools and techniques। अब 3 तरीकों से, there are 3 ways to give the best of explanation of the topic sentence। आप कैसे देते हैं? एक अप्रोच को हम कहते हैं लाइक अप्रोच। लाइक मीन्स आप स्मूथ मीनिंग बताते हुए जाते हैं जो उसका मतलब बनता है। लाइक मीन्स सेम, स्मूथ। लाइक जैसे बोल्ड सोल्जर, लाइक, लाइक में क्या है, जैसे मैंने लिखा है कि बोल्ड सोल्जर का मतलब मैं क्या निकालूं, एक्सप्लेन, मुझे कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा कि बोल्ड सोल्जर इज द वन हु हैज करेज टू स्पीक एंड टू एक्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल रिस्क एंड डेंजर। अब ये बोल्ड का मतलब बन जाता है। बोल्ड का मकसद सिर्फ एक्ट से नहीं होता सोल्जर का, मीन्स बोल्ड बंदा वो होता है जो स्पीक भी कर सके, बोल सके, और जो बंदा एक्ट कर सके नोइंग द फैक्ट के रिस्क भी है, डेंजर भी है, क्योंकि बोल्ड के लिए रिस्क का होना, डेंजर का होना बड़ा ज़रूरी है। कोई डेंजर है, कोई खतरा है, लेकिन हाउएवर मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्ट कर रहा हूँ। इफ़ आई एम द सोल्जर, अगर मैं सोल्जर हूं तो आई स्पीक इन द फेवर ऑफ द राइट एंड आई स्पीक अगेंस्ट द इविल, और आई फाइट फॉर राइट एंड आई फाइट अगेंस्ट इविल। तो ये मतलब निकला एक लाइक में जा रहे हैं कि लाइक मीन्स बोल्ड। बोल्ड मीन्स व्हाट? बोल्ड मीन्स टू हैव करेज, टू हैव कॉन्फिडेंस, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ रिस्क एंड डेंजर। आपने इस तरह से लाइक का सहारा लिया। लाइक में और कुछ भी है, जैसे लाइक में, लाइक बोल्ड पर्सन डजंट फियर,
he doesn't hesitate, he doesn't retreat, और यहाँ तक मैं आ गया। ये हो गया लाइक फैक्टर में मीनिंग निकाली है। यू हैव अनदर वे कि आपने लाइक वाली मीनिंग बताई, फिर आपने अपोजिट साइड ली। अब बोल्ड सोल्जर में ये सारी चीज़ें थी। आप ये भी लिख सकते हो कि बोल्ड सोल्जर इज द वन हु इज नॉट टिमिड। अब इसकी अपोजिट साइड है टिमिडिटी। अब टिमिडिटी में क्या होता है, बंदा कॉवर्डली बिहेव करता है, जंग से भाग जाता है, जंग करने से कतराता है, बहाने बनाता है। तो बहरहाल अपोजिट साइड भी अगर आप एक्सप्लेनेशन पार्ट का हिस्सा बनाएं तो और कंप्रीहेंसिवली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू गो विद द लाइक अप्रोच, देन यू गो विद द अपोजिट अप्रोच। एक तीसरी अप्रोच है जिसको हम कहते हैं अनलाइक। अनलाइक का मतलब है कि बोल्डनेस को हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। अनलाइक का मतलब है कि आप वर्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि बोल्ड क्या होता है। मीन्स अनलाइक मीन्स उस तरह नहीं होता। अब जैसे इफ यू टॉक अबाउट अ सोल्जर, इफ यू टॉक अबाउट वॉर एंड बैटल्स। अब देखिए जंग में, वॉर में एक होता है हक के लिए लड़ना, एक होता है सच के लिए लड़ना, एक होता है वॉरफेयर के रूल्स को फॉलो करके लड़ना। तो ये जो फाइटिंग होती है दिस वी से बोल्डनेस है, हक के लिए है। जबकि एक होती है अनलाइक में ब्रूटैलिटी, वो भी यही करते हैं, बड़ा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बड़ा बहादुरी से बज़ाहिर हमें लगता है लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, वो इमोरल, वो इनोसेंट को मारते हैं। ठीक है, अगर इफ़ आई रिमेन विद इन द कॉन्टेक्स्ट एंड टेल यू, तो आप अनलाइक फैक्टर भी दे सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ बोल्डनेस एंड व्हाट इज़ ब्रूटैलिटी। तो आप इस तरह से एक दूसरा पहलू देके अपने उस थीम को, अपने टॉपिक सेंटर्स को और क्लैरिफाई करें कि जी बोल्ड तो वो होता है जो हक के लिए लड़े, जो अच्छाई के लिए लड़े, और जो जो फारबेरेंस भी रखता हो, और समबडी सरेंडर्स तो वो बिल्कुल उसको माफ़ भी कर देता है। ये भी एक बोल्डनेस की साइन है। लेकिन ब्रूटल क्या होता है, ब्रूटैलिटी क्या होती है, उसमें आपको करेज बाज़ाहिर नज़र आ रही होती है, वो भी जंग लड़ता है, दुश्मन को स्मैश कर देता है, डिफीट भी कर देता है, लेकिन वो कोल्ड ब्लडेड वॉर लड़ता है, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, तो वो ब्रूटैलिटी होती है। तो लिहाजा यू हैव गॉट लाइक अप्रोच एंड यू हैव गॉट अपोजिट अप्रोच, you have got unlike approach to further clarify your stance। तो इस पूरी अप्रोच को आप क्या करते हो, जो सेकंड पार्ट आपका है एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसमें आप 6-8 जुमलों में लाइक में एक्सप्लेन करो कि बोल्ड सोल्जर क्या है, देन अपोजिट कि वो टिमिड नहीं होता, इस तरह से बता दिया, देन यू क्लैरिफाई कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रूटैलिटी एंड बोल्डनेस। यहाँ तक हम आते हैं, दिस इज द सेकंड स्टेप। अब यहाँ तक हम आए हैं, स्टेप नंबर 1 इज द टॉपिक सेंटेंस, स्टेप नंबर 2 इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जो मेरा पार्ट 2 होगा पैराग्राफ का, आई विल कंटिन्यू विद स्टेप नंबर 3, दैट इज द डिस्कशन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। अब हमने डिस्कशन में क्या करना है, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लीज़ स्टेप नंबर 1 एंड 2 को आप रिपीट करें, मेरे लेक्चर को बार बार सुनें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन पैराग्राफ। वो होगा मेरा लेक्चर नंबर 2 ऑन द पैराग्राफ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।